नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युग राजपूत और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। एकलव्य एकेडमी का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। आज दिनांक है 31 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का हिंदू एनालिसिस से। आज का जो एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, जो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ का मतलब होता है कितनी आसानी होती है किसी बिजनेस को करने में। तो स्टार्ट करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात व्यापार में सुगमता। मतलब कोई कंपनी अगर किसी देश में जाती है तो उसे व्यापार करने में कितनी आसानी होती है, कितनी सहूलियत होती है, उसी के बारे में दिया गया है। और ये आया है ए डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इन इंडिया एट ईजी। और ये जो लिखा है आर्टिकल, ये लिखा है एन नागराज जी ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई से है। और आप इस आर्टिकल को GS3 के इस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। व्यापार सुगमता यानी कि व्यापार करने में आसानी, कितनी आसानी होगी, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या आती है, एक रिपोर्ट होती है जिसको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा पब्लिश किया जाता है और हर वर्ष किया जाता है। लेकिन इस वर्ष RBI ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया। उसे कुछ अनियमितता यानी कि कुछ गड़बड़ी पाई है, इसलिए उसने मना कर दिया है। तो थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जानकारी करते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 190 देशों में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ। 2020 में भारत को 190 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में भारत का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का स्कोर था वो 67.3 का स्कोर था। 67.3 जो आपका 100 में से दिया जाता है। इतना स्कोर करने के बाद भारत ने कितनी रैंक आई थी, 77 रैंक आई थी। और 2020 में स्कोर भारत का 71 हो गया। भारत ने इम्प्रूवमेंट दिखाया और स्कोर 71 आ गया, और जो रैंक थी इस वर्ष वो 63 हो गई। अब ये जो रैंक दी जाती है व्यापार सुगमता की, जो इंडेक्स दिया जाता है सभी देशों को, वो किन किन मानकों यानी किन किन फैक्टरों के आधार पर दिया जाता है, उन फैक्टरों की पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जो फैक्टर आता है वो आता है आपका व्यवसाय शुरू करना। किसी देश में व्यवसाय शुरू करने में कितनी आसानी होती है उसको देखा जाता है। उसके आधार पर देशों को रैंक दी जाती है। निर्माण परमिट मतलब कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लगता है, गवर्नमेंट कितनी जल्दी परमिशन देती है और कितना कितना खर्चा आता है, वो सब देखा जाता है। विद्युत का कनेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम में मिलती है, जो कनेक्शन है वो कितने समय में मिल जाता है। संपत्ति का पंजीकरण है, हमें कराना, रजिस्टर कराना है, तो उसका समय कितना लग रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, वो सब देखा जाता है। ऋण उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता उस कंट्री में कितनी है, गवर्नमेंट कितना ऋण मुहैया करा सकती है, मतलब कितना ऋण अगर जरूरत पड़े तो कितना ऋण उधार यानी कि लोन दे सकती है। अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा कितनी होगी, करों का भुगतान किस तरीके से होगा, कितना टैक्सेशन लगेगा, और अपना जो भी प्रोडक्ट बनेगा जिस कंपनी में उसको सीमा के पार किस तरीके से भेजा जाएगा, वो भी देखा जाता है। दिवालियापन होने पर कैसे उसको पैसे मिलेंगे या फिर उसका समाधान किस तरीके से गवर्नमेंट करेगी, ये सब देखा जाता है। और एक और फैक्टर आता है आपका एम्प्लॉइंग वर्कर्स, लेकिन इसको स्कोर में काउंट नहीं किया जाता है। तो आपके ये 10 फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जो हमारा एडिटोरियल है उसके बारे में। हाल ही में विश्व बैंक ने अपने वार्षिक प्रकाशन में व्यापार सुगमता रिपोर्ट, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट थी, उसको प्रकाशित करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। विश्व बैंक ने कुछ देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में अनियमितता मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई है, इसकी सूचना उसे मिली है। उसने जांच की है तो उसे पता चला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो बात करते हैं इसके बारे में। रैंकिंग और मेक इन इंडिया जो 2014 में PM ने लॉन्च की थी, उसके बारे में जो दिया गया है कि भारत ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए मतलब आसान बनाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया का निर्माण किया था। और उस टाइम पे जो लॉन्च किया गया था तो विनिर्माण क्षेत्र में
जो जीएसटी का था, जो विनिर्माण क्षेत्र में जीएसटी का 16 से 17% क्या है, जो विनिर्माण जीएसटी का 16 से 17% तक क्या गया है, जो 16 से 17% तक जीएसटी का, इतना जीएसटी का क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। लेकिन इसका जो टारगेट रखा है वो 25% तक रखा है। और वित्तीय वर्ष 2011 से 2018 तक भारत लगभग 3.5 मिलियन नौकरियां खो चुका है, मतलब इतनी नौकरियां क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां और पैदा करना है। अब भारत को जो 63वीं जो रैंक मिली है, जो उतने शानदार उसने परफॉर्मेंस किया है, तो उसके बारे में आरबीआई ने इसको बताया कि ये जो भारत का जो रैंक आया है वो ऐसे ही आ गया है, मतलब भारत ने डेवलपमेंट के नाम पर अभी कुछ नहीं किया है। भारत से और भी जैसे जो चिली है और भी जो कंट्रीज आती हैं उनकी रैंक भारत से काफ़ी पीछे है, लेकिन उन देशों में ईज बहुत ही आसान है, मतलब व्यापार को स्टेब्लिश करना, व्यापार को जो कंपनी आती हैं उनको स्थापित करना काफ़ी आसान है। तो भारत की व्यापार सुगमता 2014 में 142वें स्थान पर थी, 2014 में 142वें स्थान पर थी और 2019 में 63वें स्थान पर आ गई। 2019 में कौन से स्थान पर आ गई, 63वें स्थान पर आ गई, मतलब 5 वर्षों में 79 पायदानों का, मतलब इतने क्या किया, सुधार किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने व्यापार सुगमता सूचकांक में तीव्र वृद्धि दर्ज की, परंतु जमीनी स्तर पर विकास का अभाव रहा। अभाव इसलिए रहा कि जो 10 मानक थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किस तरीके से मिलेगा, तो इसमें क्या किया था, जो सरकारी आंकड़े होते हैं कि जैसे बिजली का कनेक्शन है वो 5 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो उसी को मॉनिटर किया जाता है। ऐसा नहीं कहता, मतलब एक तरीके से जांच करके देखा जाए कि मतलब क्या 5 दिन में मिल पा रहा है या नहीं, तो सिर्फ गवर्नमेंट में जो रिकॉर्ड होता है उसी को देखा जाता है और उसी आधार पर क्या कर दिया जाता है, इंडेक्स को बनाया जाता है। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद भी निवेशकों का प्रभाव अन्य कम रैंकिंग वाले देशों की तरफ काफ़ी है, जैसे आपका चिली हो गया, उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि विश्व बैंक की मानक प्रक्रिया में बदलाव के कारण ही भारत की रैंकिंग में परिवर्तन हुआ है, जबकि भारत ने व्यापार सुगमता के लिए जमीनी स्तर पर कोई विशेष कार्य नहीं किया है, मतलब कोई विशेष कार्य नहीं किया है जिससे जो कंपनियों का रुझान हो इंडिया की तरफ हो। अब देखते हैं जो आर्टिकल में दिया है, चिली और रूस का मामला क्या है। चिली की व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंकिंग लगातार गिर रही है, जो वर्ष 2014 में 34 थी, अब 2017 में वो कितनी हो गई है, 67 हो गई है। इसके बावजूद भी चिली में निवेशक और विनिर्माण क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति आई है। भले ही इसकी भारत से क्या है, रैंक ज़्यादा है, मतलब भारत इससे अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ कम है और चिली की तरफ ज़्यादा है। वर्ष 2012 में रूस की व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंकिंग 2012 में कितनी थी, 120 थी, परंतु 6 वर्षों के अंदर ही ये सूचकांक 20वें स्थान पर पहुंच गया, मतलब रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इसके बावजूद भी रूस में निवेशकों का आकर्षक, मतलब रूस की तरफ 20 रैंकिंग प्राप्त करने के बावजूद भी जो निवेशक हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, अपनी कंपनी स्टेबलाइज करते हैं, वो रूस की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कारण है उसका रिपोर्ट में क्या, अनियमितता, रिपोर्ट में कुछ आती है गड़बड़ी। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो रैंक दी जाती है उसमें क्या क्या खामियां, क्या क्या कमियां हैं। पहला, व्यापार सुगमता सूचकांक डीजरी यानी कानून के अनुसार दिया जाता है, ना कि डिफैक्टो यानी कि वास्तविकता के आधार पर। मतलब वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन हम जो कानून में जो लिख दिया है, जो भी रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर दिया जाता है। सूचकांक की गणना के लिए भारत से 2 शहरों मुंबई
और दिल्ली को लिया जाता है और बाकी के शहरों को, जो छोटे शहर हैं उनको नहीं लिया जाता। और जल्द ही एक एडिटोरियल में दिया गया था कि बेंगलुरु और कोलकाता को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाएगा, इसमें रैंकिंग में लिया जाएगा। सूचकांक में न्यूनतम विनियमित श्रम बाजार वाले देशों को अच्छी रैंकिंग प्रदान की जाती है। इससे प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में बॉयलर्स अधिनियम एक्ट 1923 और इंडियन बॉयलर्स रेगुलेशन एक्ट 1950 में संशोधन कर दिया। और तृतीय पक्ष यानी जो थर्ड पार्टी होगी उसको क्या किया गया, निरीक्षण, मतलब इसका जांच करने के लिए क्या कहा गया कि थर्ड पार्टी क्या करेगी, इसका जांच करेगी और वो उनको क्या करेगी, स्व प्रमाण पत्र देगी। और बाद में निरीक्षण और स्व प्रमाण दिया जाता था, प्रमाणन किया जाता था, मतलब सर्टिफाइड किया जाता था, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और अन्य राज्यों ने भी इसको क्या किया, अनुरूप कर लिया, मतलब इसी को फॉलो करने लगे। इससे ये हुआ कि जो थर्ड पार्टी आ रही थी वो देख कर क्या कर रही थी, अपना रही थी, और इससे क्या हुआ, रैंकिंग अच्छी हो गई। तो सभी लोग क्या करने लगे, इसी का फॉलो करने लगे और रैंकिंग अच्छी के लिए सब जो स्टेट थे इसी का क्या करने लगे, फॉलो, सभी राज्य क्या करने लगे, अनुसरण करने लगे। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो यही आपका दिया गया था एडिटोरियल में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।